नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, हमारा खास शो। हम लाते हैं हर रोज आपकी मदद करने के लिए, पोर्टफोलियो प्लानिंग को बेहतर बनाने के लिए। और आप भी अपने सवाल पोर्टफोलियो रिलेटेड, फाइनेंशियल गोल्स रिलेटेड योर मनी में आकर पूछ सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को या पोर्टफोलियो क्रिएशन को लेकर हो, कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं? व्हाट्सएप, ईमेल या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जुड़ सकते हैं शो में। yourmoney@nw18.com हमारी ईमेल आईडी है। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फेसबुक और एक्स पर जाएंगे तो इस शो को लाइव भी देख सकते हैं। अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं #आस्कआवाज योर मनी लिखकर। आज हमारे साथ आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए कंप्लीट सर्कल कैपिटल के पार्टनर और वेस्ट जोन के हेड विकास पुरी मौजूद हैं। विकास जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज लेंगे उससे पहले एनर्जी और डिफेंस स्पेस पर आपका कुछ व्यू लेना चाहेंगे। जिस तरीके के हमने वेस्ट एशिया में वॉर जैसी सिचुएशन देखी, ग्लोबल ऑयल क्राइसिस हुआ, गैस की शॉर्टेज हुई, हमने पीएम मोदी को भी सुना, उन्होंने भी क्लियरली कहा कि ऑयल रिजर्व्स तो फिर भी हमारे पास अगले 10-15 दिनों के हैं, लेकिन गैस रिजर्व नहीं है और इसीलिए हम स्ट्रेटेजिक गैस रिजर्व्स को डेवलप करने पर कामकाज करेंगे। तो इंडिया ने कई कंट्रीज के लिए ये वॉर एक आई ओपनर है। लेकिन अगर मैं इन जनरल इकोनॉमी या इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं, क्या आपको लगता है कि शायद एनर्जी और डिफेंस ऐसे क्षेत्र रह सकते हैं जहां पर सरकार का फोकस रहे, इन्वेस्टर का ध्यान भी वहां होना चाहिए? क्या आउटलुक है आपका इस वेस्ट एशिया वॉर के मद्देनजर इन दोनों सेगमेंट्स पर? धन्यवाद दीपाली जी अपने शो में बुलाने के लिए। दीपाली देखिए, ये वेस्ट एशिया के जो क्राइसिस अभी शुरू हुआ है या लड़ाई शुरू हुई है, ये तो अभी हुई है। इंडिया अनफॉर्चुनेटली, हमारे कुछ ऐसे पड़ोसी हैं जो शायद हमें आभास बहुत पहले से ही था इस चीज का, और हम 2-3 लड़ाइयां लड़ भी चुके हैं। अगर आप देखें, इंडियन गवर्नमेंट का जो पूरा फोकस था, अभी नहीं बल्कि काफी सालों से, अगर पहले हम एनर्जी की बात करते हैं तो आप देखें कितना सारा जो सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी हो गया, हाइड्रो पावर एनर्जी हो गई, और इनफैक्ट अगर पेट्रोल में भी अगर आप देखें दीपाली, काफी समय से जो एथेनॉल ब्लेंडिंग का ये सिलसिला शुरू हुआ था, ये काफी सालों से शुरू हो गया था, चलते चलते जिसको अब ये 20% तक लेके आए थे। तो गवर्नमेंट को इस चीज का एहसास तो था कि हम इतनी ज्यादा कंजम्पशन करते हैं एनर्जी की, पर हमारी डिपेंडेंसी पूरी की पूरी 90% से ऊपर जो है वो दूसरी कंट्रीज के ऊपर है, और कल को कुछ प्रॉब्लम होता है तो हमारा पूरा जो सिस्टम है वो चोक हो जाएगा। बट इस तरीके से होगा ये किसी ने सोचा नहीं था। और आपने जैसे सही बोला कि वर्ल्ड ओवर, मतलब हम छोड़ दीजिए कि जो कंट्रीज इसमें लड़ाई में डायरेक्टली शामिल थी, जो नहीं शामिल है, चाहे वो जापान हो, चाइना हो, इंडिया हो, आप कोई सी भी कंट्री देख लीजिए, सबके, सिंगापुर जैसी कंट्रीज भी जो है इससे अछूती नहीं रही। तो ये एक बहुत बड़ा एरिया है जहां पे मुझे लगता है कि स्पेशली अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें तो गवर्नमेंट का फोकस अब और बहुत तेजी से होने लग जाएगा। आप बजट में ही देख लें दीपाली, इस साल लगभग 33,000 करोड़ का जो है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जो था गवर्नमेंट का आवंटन हुआ, और 30% का इंक्रीज था ये। तो आई थिंक गवर्नमेंट इस चीज को बहुत ज्यादा फोकस में रखती ही है कि हमें ऑल्टरनेट एनर्जीज, रिन्यूएबल एनर्जीज के ऊपर बहुत फोकस करना पड़ेगा, और इसके ऊपर बहुत जोर से काम चल रहा है। और यही चीज डिफेंस में भी है दीपाली। अगर आप देखें, 4,85,000 करोड़ से पिछले 4-5 साल तक हमारा ये बजट होता था। डिफेंस स्पेंडिंग अब 7,85,000 करोड़ के आसपास जो है इस बजट में अनाउंसमेंट हुई है। तो अगेन गवर्नमेंट को भी ये मालूम है कि हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज जो है वो हमें एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना पड़ेगा। जिस तरीके से अब न्यू प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं, फिनटेक प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं, तो आई थिंक अगेन वहां पे पुश सिर्फ अपनी जो डोमेस्टिक जरूरतें हैं उसका ही नहीं, बल्कि इंडिया वांट्स टू इमर्ज एज ए वेरी स्ट्रांग जो ग्लोबल प्लेयर होता है एक्सपोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वहां पे भी फोकस बहुत जोर से गवर्नमेंट का चल रहा है। ओके अच्छा, फिर ऐसे में एक इन्वेस्टर के लिए क्या सलाह आपकी होगी? क्या एनर्जी और डिफेंस, कंसीडरिंग जो फोकस है, जो एलोकेशन कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, क्या एक सैटेलाइट पोर्टफोलियो में एनर्जी और डिफेंस को हिस्सा बनाया जा सकता है? डेफिनेटली यस, बिकॉज अच्छी चीज क्या हुई है दीपाली, पिछले कुछ सालों में डिफेंस स्पेस में हमारे पास बड़ी गिनी चुनी कंपनीज थी, और उसमें भी मेजॉरिटी पीएसयू कंपनीज थी। बट अब जिस तरीके से गवर्नमेंट ने प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू या प्राइवेट प्लेयर्स को भी एनकरेज किया, तो अब हमारे पास जो है एक अच्छी बास्केट हो गई है डिफेंस स्टॉक्स को लेके, और स्पेशली लिस्टेड स्पेस की हम बात कर रहे हैं। वैसे ही एनर्जी अगर साइड की भी अगर आप बात देखें तो वहां पे भी बहुत सारी कंपनीज जो है रिन्यूएबल एनर्जी में जो है, और जब हम ईवी का पुश कह रहे हैं या हम जिस तरह भी R&D कर रहे हैं एनर्जी की तरफ, तो वहां पे भी एक बास्केट अच्छी बनना शुरू हो गई है। और इसी के मद्देनजर रखते हुए अगर आप देखेंगे तो एक ट्रेंड बन चुका है। जैसे अगर आप देखें,
डिफेंस साइड में काफी सारे फंड हाउसेस हैं जिन्होंने अपना डिफेंस फंड लेके आया, जैसे आदित्य बिरला का डिफेंस इंडेक्स फंड है, मोतीलाल ओसवाल का डिफेंस इंडेक्स फंड है, एचडीएफसी का डिफेंस फंड है। और हाल ही में अगर आप देखें तो मेरे एसेट का भी जो एनएफओ है, बीएसई इंडेक्स फंड जो है डिफेंस की साइड पे लेके आए हैं वो। तो डिफेंस में अब आप देखने लग गए हैं कि काफी सारे फंड मैनेजर्स जो है ये एक बास्केट लेके फंड्स लेके आ रहे हैं फॉर द डिफेंस साइड। सिमिलरली अगर आप एनर्जी की भी बात करें तो कुछ फंड्स जो है काफी टाइम से एग्जिस्टिंग भी हैं, बट मुझे लगता है आने वाले समय में फंड हाउसेस का रुझान जो है इस तरफ भी आएगा। टू नेम फ्यू फंड्स, जैसे आईसीआईसीआई प्रू का एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड है, एसबीआई का एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड है, निपॉन इंडिया का पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है। तो इस तरह के कुछ ये 3-4 ऐसे ऑप्शंस हैं जो इन्वेस्टर्स के लिए हैं। बट ये जो है दीपाली, एक चीज जरूर बोलूंगा, दिस शुड बी ए पार्ट ऑफ योर सैटेलाइट पोर्टफोलियो या टैक्टिकल पोर्टफोलियो। यानी हम तो हमेशा जब बात करते हैं कि कोर पोर्टफोलियो आपका 70-75% का जो है मिड कैप हो गया, मल्टी कैप फंड्स हो गए, फ्लेक्सी कैप फंड्स हो गए, लार्ज एंड मिड कैप, या इस तरीके के जो आपके कोर पोर्टफोलियो जो आप हमेशा एक लंबी अवधि के लिए रखना चाहते हैं, तो वो तो होने ही चाहिए। बट अगर आपको सैटेलाइट पोर्टफोलियो या टैक्टिकल पोर्टफोलियो में कुछ ऐड करना है तो ये 2 सेक्टर मुझे लगता है बहुत प्रॉमिसिंग है, और इसमें जैसे हमने कुछ फंड्स के नाम लिए वो अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकते हैं। बट मे बी 10 to 15% और हायर साइड आप देखें तो 20% तक जो है टैक्टिकल पोर्टफोलियो का एलोकेशन हो सकता है। ओके, तो एक चीज बहुत क्लियर है जो यहाँ पर समझाई विकास जी ने कि आपके सैटेलाइट पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन आपको केयरफुली एलोकेशन करना होगा। अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो के अमाउंट को उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, यानी 15-20% एट मैक्स या फिर 10 से 15% आप इस तरीके के फंड्स में डिप्लॉय कर सकते हैं। यूजुअली इनफैक्ट विकास जी हम बात करते भी हैं कि थीमेटिक फंड्स को अवॉइड करना चाहिए। इनफैक्ट आजकल तो इतनी कैटेगरीज है, वहां भी आपको एक्सपोजर मिलता है, बट कंसीडरिंग जो पॉइंट आपने दिया बिल्कुल लॉजिकल है, आप थोड़ा एक्सपोजर जरूर यहां ले सकते हैं, कंसीडरिंग कि ये दोनों पॉकेट्स आगे जाते हुए फोकस में रह सकती हैं। तो चलिए, ये तो बात हुई एनर्जी और डिफेंस स्पेस की, और अगर आपके पास, हमारे व्यूअर्स के पास कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है इन दोनों सेक्टर्स फंड से रिलेटेड, तो डेफिनेटली आप अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। व्यूअर्स से करते हैं कनेक्ट, और पहले व्यूअर सवाल पूछने के लिए हमारे साथ जितेश मौजूद हैं पटना से। जितेश ठाकुर, जितेश नमस्कार, पूछे अपना सवाल। नमस्कार मैम। मैम मेरे पास जो है ना ऑलरेडी 15 लाख रुपए कॉर्पस जमा है, और कुछ फंड का मैंने आपको लिस्ट दिया है, उसमें 40,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, और 5 साल का होराइजन है मेरा। क्या 50 लाख रुपीज हो जाएंगे 5 साल में? आपने ऑलरेडी कितना इकट्ठा किया है इस पोर्टफोलियो में? आपकी वैल्यू क्या है पोर्टफोलियो की? 15 लाख रुपए के करीब है। और आपने 5 साल में कितना टारगेट बताया, एक बार प्लीज रिपीट करेंगे? 50 लाख रुपया। ओके, 50 लाख, तो यानी 40,000 की आपके सिप चल रही है, 15 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 5 साल में आप 50 लाख चाहिए आपको। रिव्यू भी करवाना चाहते हैं पोर्टफोलियो, प्लस गोल पर भी राय चाहिए। मैं क्विकली पोर्टफोलियो इनका लेकर आती हूँ स्क्रीन पर। आईसीआईसीआई प्रू मिड कैप 10,000 पर मंथ, एसबीआई कॉन्ट्रैक्ट 10,000 पर मंथ, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 5,000 पर मंथ, 5,000 ईच, ये 3 और फंड्स में डाल रहे हैं, जिससे मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 फंड ऑफ फंड है, एक्सिस ग्रेटर चाइना इक्विटी फंड ऑफ फंड, और निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है। बताइए क्या सलाह रहेगी इनके लिए? देखिए जितेश जी, आपका पोर्टफोलियो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका अदर देन जो आपका इंटरनेशनल फंड्स है, आपने बड़े अच्छे तरीके से हर तरह की स्ट्रैटेजी उसमें ली हुई है। मिड कैप की है, कॉन्ट्रा की है, फ्लेक्सी कैप स्ट्रैटेजी है, स्मॉल कैप स्ट्रैटेजी है। हालांकि 5 साल के हिसाब से थोड़ा एग्रेसिव पोर्टफोलियो है, तो आपको थोड़ा स्मॉल कैप फंड के ऊपर देखना चाहिए। बट क्योंकि अब इतना मार्केट गिरा है, तो अगले 5 साल तक ऐसी उम्मीद है कि ये फंड जो है आपको अच्छी रिटर्न्स दे देंगे। बट मेरा ये थोड़ा सा व्यू डिफरेंट था कि जैसे मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100 आपने लिया हुआ है, वो क्योंकि यूएस सेंट्रिक हो गया, और एक्सिस का ग्रेटर चाइना जो फंड है आपने वो चाइना ओरिएंटेड ले लिया। ग्लोबल सिचुएशंस को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा कट डाउन करिए आप। उसमें अच्छा ऑप्शन क्या रहेगा, आप एक्सिस का ग्लोबल इक्विटीज फंड है एक, वो आप ले लीजिए, क्योंकि वो एक फीडर फंड है जो कि स्क्रॉडर ग्लोबल इक्विटी अल्फा फंड में डालता है। और उनका क्या होता है कि वो इंटरनेशनल मार्केट में जहां जहां अपॉर्चुनिटी है एक्टिवली उसको मैनेज करते हैं। तो आपको क्या होगा कि मल्टी जो मार्केट्स का एक्सपोजर मिल सकता है। ऐसे केस में एक छोटा सा मैं सलाह यही दूंगा कि आप ये दोनों जो फंड है उनको जितना आपने सिप किया उसमें आप बने रहें, उसमें आप एग्जिट मत करें, लेकिन सिप दोनों बंद करके एक 5,000 का सिप जो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में आप बढ़ा दीजिए, और एक 5,000 जो है जो मैंने आपको बोला कि एक्सिस का ग्लोबल इक्विटी अल्फा फंड है, वो आपको मल्टीपल कंट्रीज या मल्टीपल मार्केट्स का एक्सपोजर देगा।
उसमें आप लगा देंगे तो क्या फंड मैनेजर थोड़ा एक्टिवली उसको मैनेज कर लेंगे। इन सब, क्योंकि यूएस मार्केट्स अगर आप देखें तो इस समय ऑल टाइम हाई चल रही है और काफी समय से ऊपर चल रही है, बट ओवरऑल कंडीशंस अगर आप देखें तो शायद ये समय है जहां पे थोड़ा सा आपको कॉशियस होना पड़ेगा। तो ऐसे केस में मुझे लगता है एक्सिस ग्लोबल इक्विटी अल्फा फंड जो है वो एक बेटर विकल्प रहेगा। तो बस ये एक चेंज कर लीजिए, बाकी आप अपने पोर्टफोलियो में बने रहें, और जो 5,000 बचता है वो आप पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में टॉप अप कर दीजिए। अगर मैं 12% की भी दर से लेता हूं तो भी आपका जो है कॉर्पस 59 लाख के आसपास बन जाएगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी जो पोर्टफोलियो की यील्ड है इससे बेटर ही हो सकती है। ओके, तो ये सलाह रही जितेश आपके लिए। पोर्टफोलियो आपका बेहतर है, 60 लाख के आसपास की राशि आप इकट्ठा कर लेंगे, आप 50 लाख मान के चल रहे हैं। और एक सजेशन आपको दिया गया है कि इंटरनेशनल एक्सपोजर को लेकर, जो कि एक्सिस ग्लोबल इक्विटी अल्फा फंड है। बात करेंगे नंदराम से, हमारे साथ कनेक्टेड हैं। नंदराम जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। हाँ नमस्कार सर। नमस्ते, बताइए क्या सवाल है आपका। मेरा सवाल है, मैं एसआईपी कर रहा हूँ। हेलो, बताइए एसआईपी कहाँ कर रहे हैं, क्या डिटेल्स है, बताइए प्लीज। हाँ मैं एसआईपी कर रहा हूँ। एक तो निपॉन इंडिया लार्ज कैप है 1100 रुपये पर मंथ। एक्सिस स्मॉल कैप फंड है 2,500 रुपये पर मंथ। जियो ब्लैक रो फ्लेक्सी कैप फंड 1,500 रुपये पर मंथ। और एक है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 2,000 रुपये पर मंथ। ये पिछले 1 साल से जारी हैं। 4 फंड में मैं कर रहा हूँ और मेरा 2040 तक का टारगेट है। आप बताइए मेरे फंड सही हैं, मेरा कितना कोर्स बन जाएगा। ओके, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। तो इन्होंने अपना पोर्टफोलियो तो बताया, 7,100 की इनकी एसआईपी है, 14 साल का इनका नजरिया है। क्या सलाह इनके लिए। देखिए नंदराम जी, आपने क्योंकि एक ही साल हुआ शुरू किए हुए, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप अपने फंड लेवल पे कोई चेंजेस करिए, क्योंकि ओवरऑल आपने जो है सिलेक्शन ऑफ स्कीम्स आपकी बहुत अच्छी हैं, और आपने वही लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप या स्मॉल कैप, इस तरीके से आपने पोर्टफोलियो को डिवाइड किया हुआ है आपने। तो वहां पे मुझे लगता है कि आप कम से कम 3 साल इन सब स्कीम्स को दीजिए। 3 साल के बाद में अगर आपको लगा कि कोई एक फंड, जैसे मान लीजिए कोई स्मॉल कैप कैटेगरी हो गई या कोई ऐसी कैटेगरी जो आपकी टॉप 4 या 5 में नहीं फीचर हो रही है लगातार 3 साल से, तो फिर आप उसमें चेंजेस करिएगा। बट अभी के लिए मुझे लग रहा है आपके फंड्स बहुत अच्छे हैं। अगर आपने कॉर्पस की बात की है तो अगर 12% की दर से आपका ये पोर्टफोलियो बढ़ता है, क्योंकि 1 साल आपको निवेश करते हुए हो गया और 14 साल आप करेंगे, तो लगभग जो है आपका 12% की अगर ग्रोथ रेट से लूं तो 34 लाख के आसपास आपका कॉर्पस ये बनेगा। बट अगर मान लीजिए पोर्टफोलियो 15% के दर से बढ़ता है तो फिर ये आपका 43,75,000 के आसपास या 44 लाख के आसपास आपका पोर्टफोलियो जो है वो बनता हुआ दिख रहा है। तो आप इन स्कीम्स में बने रहें, और बीच में अगर हो पाए तो आप अपने सिप्स को बढ़ाइए या टॉप अप करिए। और फिर जैसा मैंने बोला कि किसी भी फंड से, क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है, तो कई बार ऐसा लगता है कि मैंने जिन फंड्स में पैसा डाला है वो सब नेगेटिव चल रहे हैं, लेकिन अगर आप दूसरी जगह डाला होता वहां पे भी नेगेटिव चल रहा होता जिस तरीके का बाजार है। तो अब इस समय जो है आप ये मत देखिएगा कि मेरे फंड्स अगर नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं तो मैं ये फंड्स चेंज कर दूं। फंड्स आपके अच्छे हैं, इसमें बने रहें। 3 साल तक आप पहले बने रहें, अपने डिसिप्लिन को मेंटेन रखें। 3 साल के बाद उसको फिर रिव्यू करें और तब देखें कि मुझे अगर कोई ऐसे फंड्स जो उस कैटेगरी में टॉप 5 या टॉप 6 में नहीं आ रहे हैं, तब आप उसमें चेंज करिएगा। ओके, तो ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर। अकॉर्डिंगली आप बदलाव कर सकते हैं और 34 लाख के आसपास की राशि आप इकट्ठा कर पाएंगे 14-15 सालों में, जो आपको सजेशन दिया गया है। चलिए रुक रहे हैं, इसी के साथ एक ब्रेक के लिए लौटेंगे तो कुछ और व्यूअर्स से करेंगे बातचीत। जल्द वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं यो मनी। बात करते हैं कुछ और व्यूअर्स से। अगले व्यूअर नीलेश भोपाल से हमारे साथ कनेक्टेड है। नीलेश नमस्कार, बताइए अपना सवाल। इनफैक्ट ईमेल के थ्रू सवाल भेजा है इन्होंने, माफ कीजिए। इनकी जो सिप चल रही है 20,000 रुपये महीने की चल रही है। यंग इन्वेस्टर हैं, 28 ईयर्स के हैं। 60,000 इनके भी पोर्टफोलियो की वैल्यू हुई है, यानी इन्होंने अभी शुरुआत की है महज 3 महीने पहले। 10 साल में 50 लाख चाहिए। कहाँ डिप्लॉय कर रहे हैं ये अपने 20,000 की सिप को? तो 4,000 ईच ये 5 फंड्स में डाल रहे हैं, जिसमें मेरे एसेट लार्ज मिड कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, निपॉन मिड कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप और HDFC डिफेंस शामिल हैं। बताइए सलाह।
दीपाली बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है और मुझे कोई रीजन नहीं लग रहा कि इनको अपने पोर्टफोलियो में कोई चेंज करनी चाहिए। एज फार एज टारगेट इज कंसर्न, जैसे इन्होंने बोला कि मैं 20,000 का सिप कर रहा हूँ और 60,000 इन्होंने जमा कर दिए हैं अभी। बट इनका जो है जो टारगेट है वो थोड़ा बड़ा है। अगर ये 50 लाख का अगर ये अभी जो करंट कंडीशन में है, अगर 12% की CAGR से पोर्टफोलियो ग्रो करता है तो ये 47 लाख के आसपास बनेंगे। अगर 50 लाख का है तो फिर तो इनको इजीली कंप्लीट हो जाएगा। बट अगर इनको 1 करोड़ का टारगेट करना है तब इनको जो है वो सिप या तो 40,000 की करनी पड़ेगी या 28,000 का सिप करके 10% का स्टेप अप। तो एक दो गोल हैं जो इनको लगता है कि 50 लाख और 1 करोड़ मुझे किस तरीके से अगर ये अचीव करना हो तो 50 लाख वाला जो इनका टारगेट है वो तो मुझे लगता है बहुत इजीली इनका कवर हो जाएगा, क्योंकि मैंने 12% का CAGR लिया। जो इनके फंड्स हैं वो पोटेंशियल रखते हैं। पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड भी अगर आप देखें लॉन्ग टर्म का तो 12 से ऊपर की CAGR मेंटेन की है फंड्स ने, काफी सारे फंड्स ने। बट अगर ये चाहते हैं कि थोड़ा बड़ा टारगेट बनाए तो छोटे छोटे टॉप अप करते रहें या सिप का स्टेप अप करें तो एक बड़े कॉर्पस की भी उम्मीद की जा सकती है। ओके, तो ये रही सलाह नीलेश आपके पोर्टफोलियो को लेकर, और लगभग 47 लाख आप इकट्ठा कर लेंगे। फंड सिलेक्शन आपका बेहतर है, बने रहे, लेकिन कोशिश कीजिए आप थोड़ा स्टेप अप कर सके 10% के आसपास। बात करेंगे प्रवीण से, दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड है। प्रवीण नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते मैडम, मैंने 10 महिंद्रा मल्टी एसेट पे लगा रहे पर मंथ और 5,000 रुपये इन्वेस्टो लार्ज एंड मिड कैप पे लगा रहे, तो इसके वैल्यू फंड वैल्यू इसमें 1.5 लाख है। हेलो हेलो, नहीं, मैं आपके बात ठीक से समझ नहीं पा रही हूँ प्रवीण। आपने कहा कि दो फंड्स आपके पास है जिसमें महिंद्रा मनुलाइफ मल्टी एसेट है, इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप है, तो 15,000 की सिप आपकी चल रही है। आपने क्या कहा, वैल्यू फंड का आपने जिक्र किया? 1.5 लाख, इसकी वैल्यू 1.5 लाख है इस समय। हेलो, अच्छा, पोर्टफोलियो की वैल्यू 1.5 लाख है। ओके, माफी चाहूंगी, पोर्टफोलियो की वैल्यू 1.5 लाख है। और आपका नजरिया क्या है, कितने समय रख सकते हैं इन फंड्स को? 10 साल तक कितने मैं रिटायर हूँ, मुझे बैंक से रिटायर हूँ। ओके, आप रिटायर्ड हैं, 5-10 साल रख सकते हैं, 1.5 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 15,000 की सिप है। बताइए सजेशन इनके लिए। देखिए दीपाली, एक तो रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने मल्टी एसेट फंड लिया हुआ है तो आई थिंक इट्स अ गुड फंड, इनको उसमें बने रहना चाहिए। एक इन्होंने इन्वेस्टो का लार्ज एंड मिड कैप लिया, बट उसमें जो है अगर आप देखें तो वो भी फंड की परफॉर्मेंस अच्छी रही है और 5 साल का नजरिया इनका है, तो मैं नहीं चाहूंगा कि अगेन फंड लेवल पे इनको कोई चेंज करनी चाहिए। बट अगर इन्होंने ये जो अपने सिप जारी रखते हैं 5 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये चाहते हैं तो रफली जो है पोर्टफोलियो 15 लाख के आसपास जो है वो बनेगा इनका, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन 12% के हिसाब से ली है। अगर यही पोर्टफोलियो 10 साल के लिए रखते हैं तो लगभग 38,25,000 के आसपास इनका जो है कॉर्पस क्रिएट होगा। तो ये दो टारगेट, हालांकि 5 और 10 साल में, क्योंकि कोई डिफाइंड इन्होंने अपना गोल के साथ लिंक किया है या कैसे किया वो थोड़ा क्लियर नहीं किया, बट जस्ट टू गिव द पर्सपेक्टिव या नंबर्स, तो वो वही है कि 12% की ग्रोथ रेट और 5 साल में 15 लाख, और सेम जो है 12% की ग्रोथ रेट में अगर 10 साल रुकते तो 38 लाख के आसपास इनका पोर्टफोलियो बनेगा। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए, आपके पोर्टफोलियो को लेकर। बात करेंगे अगले व्यूअर से। शाकिब का सवाल लेते हैं कर्नाटका से, और जो इनकी मंथली सिप चल रही है वो 60,000 पर मंथ की चल रही है। जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो 25 लाख के आसपास की है। 11 ईयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से निवेश कर रहे हैं और एडिशनल SIP भी करना चाहते हैं 10,000 रुपये महीने की। तो उस केस में इनकी जो टोटल सिप है वो 70,000 की हो जाएगी। अब 11 साल में कितना इकट्ठा कर पाएंगे, कंसीडरिंग 70,000 की सिप रहेगी और 25 लाख का एक्यूमुलेशन है। पहले मैं इनका पोर्टफोलियो ले आती हूँ। ICICI प्रो मल्टी एसेट 15,000 रुपये महीना, 15,000 रुपये महीना है। HDFC फ्लेक्सी कैप में 10,000 है, निपॉन इंडिया मल्टी कैप में 10,000, बंधन स्मॉल कैप में 5,000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में और 5,000 ही कोटक मिड कैप में डिप्लॉय कर रहे हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि लार्ज, मिड और स्मॉल में स्पेशली एलोकेशन सही है या फिर नहीं, कितना कॉर्पस ये इन 11 ईयर्स इकट्ठा कर पाएंगे। साथ ही जो एडिशनल 10,000 के इसे प्लान कर रहे हैं, विकास जी जानना चाहते हैं कि क्या किसी इंटरनेशनल फंड या किसी ETF में डिप्लॉय कर सकते हैं, और अगर हाँ तो वो कौन सा हो सकता है, बताइए। तो दीपाली, जैसे इन्होंने ये भी बोला है कि अपना ये पोर्टफोलियो का एक्सपोजर जो है वो 50% रखना चाहते हैं।
तो 50% जो एक्सपोजर है उसके लिए अभी जो करंट पोर्टफोलियो थोड़ा सा एग्रेसिव है इनका। तो एक माइनर सा चेंज पहले बोलूंगा, आप मोतीलाल ओसवाल का जो मिड कैप फंड है शाकिब, उसको आप मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप रख दें। उसका रीजन क्या है कि जैसे आप देखें निप्पॉन इंडिया का मल्टी कैप फंड आपने जो लिया हुआ है, तो निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप में मल्टी कैप का कैसा होता है कि 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप, 25% स्मॉल कैप, और रिमेनिंग 25% जो होता है वो फंड मैनेजर देखते हैं कि मार्केट में कौन से अपॉर्चुनिटी कहां पे है। तो आज की तारीख में देखें तो ज्यादातर वो लार्ज कैप की तरफ स्क्यूड है। बट अगर आप फ्लेक्सी कैप फंड देखें उसमें भी फंड मैनेजर जो है स्मॉल कैप और मिड कैप पे एक्सपोजर रखते हैं। तो ऐसी इन सब चीजों को देखते हुए आपका जो पोर्टफोलियो का कॉन्सेंट्रेशन है वो थोड़ा सा मिड एंड स्मॉल की तरफ ज्यादा बढ़ सकता है। तो ऐसे केस में आप मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप को जो है मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप में अगर आप शिफ्ट कर देंगे तो शायद जो आप चाहते हैं कि आपका पोर्टफोलियो की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो लगभग 50% जो है वो लार्ज कैप में रहे। तो ये एक जो चेंज है वो आप इसमें कर सकते हैं। दूसरा आपने ये बोला कि आप 10,000 रुपए का जो है वो कोई इंटरनेशनल फंड में अगर लेना चाहें, तो ऐसे ही जो हमने एक और व्यूअर है उनको भी यही बोला था कि आप अपना एक्सिस फंड का जो एक्सिस ग्लोबल अल्फा फंड है उसमें आप निवेश करें। ये एक फीडर फंड होता है। ये स्क्रॉडर ग्लोबल इक्विटी अल्फा फंड जो है, पेरेंट फंड जिसको आप बोल सकते हो, उसमें ये निवेश करता है। और उस फंड का जो फिलॉसफी है वो मार्केट अलग अलग जो अंतरराष्ट्रीय बाजार होते हैं, अलग अलग मार्केट्स हैं, उसमें वो निवेश करते हैं। और फिर फंड मैनेजर्स ये देखते हैं कि कहाँ अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, उसी हिसाब से वो अपना एलोकेशन करते हैं। तो एक मल्टी मार्केट आपको एक्सपोजर मिल जाएगा। अदरवाइज अगर आप कोई नैस्डैक फंड या यूएस इक्विटी फंड लेंगे तो फिर वो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा जो है यूएस की तरफ हो जाएगा। तो ये एक जो है आप फंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। अब आपने जो बोला कि एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो, जी विकास जी बताइए, अपनी बात पूरी कीजिए। तो इन्होंने ये बोला कि 60,000 का जो सिप चल रहा है तो इनका जो है कॉर्पस कितना क्रिएट हो सकता है। तो 60,000 का जो 60,000 की जो सिप चल रही है और 15 लाख का जो कॉर्पस है, 12% की ग्रोथ रेट से भी अगर ये करते हैं तो 2,45,00,000 के आसपास बनेगा। बट 10,000 का अगर ये सिप ऐड कर देते हैं उसमें तो रफली 3 करोड़ प्लस के आसपास कॉर्पस की ये जो उम्मीद कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए, आपके पोर्टफोलियो को लेकर, और अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। चलिए, इनफैक्ट नोट कर लीजिए वो फंड जो आपको रेकमेंड किया गया है, जो कि एक्सिस ग्लोबल इक्विटी अल्फा फंड है। अभी कुछ देर पहले ही विकास जी इस फंड का जिक्र कर भी रहे थे। और क्या बदलाव आपको अपने पोर्टफोलियो में करने हैं उसके बारे में आपको जानकारी दी गई। 11 साल में आप मान के चलें कि आप 2.5 करोड़ के आसपास का कॉर्पस इकट्ठा कर पाएंगे। और पोर्टफोलियो एलोकेशन की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो जैसे विकास जी ने राइटली यहाँ पर आपको सलाह दी भी है कि आप एक्सपोजर परसेंटेज टर्म्स में 25% मिड कैप और स्मॉल कैप में जो ऑलरेडी मल्टी कैप के थ्रू आपको एक्सपोजर मिलता है तो वहाँ पर आप ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अभी तो इनकी 70,000 की SIP है। इन फ्यूचर अगर ये इस एलोकेशन को और इंक्रीज करते हैं, यानी एडिशनल अमाउंट और डिप्लॉय करते हैं, तो क्या जो नया पोर्टफोलियो आपने सजेस्ट किया है स्लाइटली चेंजेस के साथ, उन्हीं में इवनली इंक्रीज करें या फिर कोई नई कैटेगरी भी ऐड कर सकते हैं? देखिए दीपाली, क्योंकि इनका एक और भी पॉइंट ये था कि इनका कंसंट्रेशन थोड़ा लार्ज कैप की तरफ ज्यादा रहे, तो स्टेप अप या जहां पे भी अगर सिप बढ़ाने की बात आती है तो मुझे लगता है इनको जैसे HDFC फ्लेक्सी कैप में बढ़ाएं, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप में बढ़ाएं, और जैसे हमने मोतीलाल का बोला कि मोतीलाल लार्ज एंड मिड कैप, तो उसमें ये बढ़ाएं। क्योंकि ये सब करने से उनका जो लार्ज कैप ओरिएंटेशन जो चाहते हैं कि 50% के ऊपर पोर्टफोलियो रहे, तो वैसे ही बना रहेगा। इनफैक्ट मल्टी एसेट फंड में भी ये अपना बढ़ा सकते हैं। तो रादर देन गोइंग मोर एक्सपोजर टुवर्ड्स कोटक मिड कैप या मोतीलाल मिड कैप, तो हमने बोल दिया चेंज करने के लिए, और बंधन स्मॉल कैप, तो उसमें आप उतना ही बने रहें। आप दूसरे जो फंड है आपके, निप्पॉन मल्टी कैप, HDFC फ्लेक्सी कैप, ICICI मल्टी एसेट, इनके जो है सिप अमाउंट को आप बढ़ा दीजिए। ओके, तो ये रही आपके लिए सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर। अब पूछ लेते हैं विकास जी के टॉप 4 फंड्स। बताइए विकास जी। देखिए दीपाली, हमने आज शो की शुरुआत ही इसी बात से की, जिस तरीके से वॉलेटिलिटी, जिस तरीके से ग्लोबल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो अगर किसी को नया पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, अवॉइड प्योर स्मॉल कैप फंड्स या एग्रेसिव फंड्स। तो ऐसे केस में पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड हो सकता है। कोटक का लार्ज एंड मिड कैप फंड लिया जा सकता है अपने पोर्टफोलियो में। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप, तो यदि किसी को थोड़ा सा एग्रेसिव फंड लेना भी है तो मिड कैप कैटेगरी में आप आए और इन्वेस्को इंडिया का मिड कैप फंड ले लीजिए। और एक ICICI प्रू का वैल्यू फंड, मतलब आइडिया ये है कि डाइवर्सिफाइड हो, पूरे मार्केट का एक्सपोजर भी मिल जाए इनको,
और बहुत ज्यादा एग्रेसिव भी ना हो। तो ये 4 फंड्स जो है इनके साथ किसी भी पोर्टफोलियो की शुरुआत की जा सकती है। ओके, तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, कोटक लार्सन मिड कैप, इन्वेस्टको इंडिया मिड कैप और आईसीआईसीआई प्रो वैल्यू फंड, ये रिकमेंडेशन है कंप्लीट पोर्टफोलियो क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग टर्म के लिए। थैंक यू विकास जी, शो में आने के लिए, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए और अपने व्यूज शेयर करने के लिए। इसी के साथ यो मनी में इतना ही। ब्रेकफास्ट पर भी खबरें जारी हैं CNBC आवाज पर। नमस्कार।